हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट। इसमें हम सेकेंड यूनिट करेंगे। सेकेंड यूनिट का जो हमारा टॉपिक है वो है बी, यानी कि इसमें हम WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और MNC वगैरह के बारे में जानेंगे। और वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो भी आपको मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सिलेबस देख लीजिए। सेकेंड यूनिट का आज मैं टॉपिक बी कराने वाला हूँ, और इस लेक्चर की PDF जो है आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है, और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट मैं आपको WTO नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाता हूँ, और 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और ब्रेटन वुड के बाद ये गेट बना, गेट को भी समझेंगे, और गेट बाद में कैसे WTO बन गया इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रेटन वुड सम्मेलन की। तो देखिए, इसके पीछे कहानी है, क्यों ब्रेटन वुड सम्मेलन करने की ज़रूरत पड़ी, क्यों बड़े बड़े फैसले लेने पड़े। इसके पीछे कुछ कहानी है, उस कहानी को हमें समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हुआ क्या कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, इस समय दुनिया ने बहुत ज़्यादा तबाही झेली थी, क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें शामिल थे। काफ़ी नुकसान हुआ था, हानि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1914 से 18 के पहले वर्ल्ड वॉर में, यानी जिसे वर्ल्ड वॉर वन कहते हैं, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, इसमें काफ़ी आर्थिक मंदी देखी गई। इसके बाद 1929 से 30 का जो समय था, इस समय में बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हो गई थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट वगैरह क्रैश कर गया था, और व्यापार वगैरह ठप हो चुका था। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, हर देश आप कहो कि आर्थिक नुकसान झेल रहा था। और ये आर्थिक मंदी केवल 1929-30 में नहीं, बल्कि इस समय ये ज़्यादा थी, बल्कि बाद में भी ये आर्थिक मंदी ऐसे ही चलती रही। अब आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है वो हुई तो USA में थी, लेकिन धीरे धीरे ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वहाँ पे भी फैलने लगी। ठीक है, USA से मंदी की शुरुआत होती है और धीरे धीरे अन्य देशों में पहुँच जाती है। 1929 से 1932 में विश्व की अर्थव्यवस्था का बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया भर की तहस नहस हो रही थी, जो कि काफ़ी आगे तक ऐसे ही चलता रहा। नुकसान जो था वो होता रहा। हजारों ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई, बैंक जो थे बंद हो गए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, फर्म्स होती थी, वो घाटे में जा रही थी, सरकारें नुकसान में थी। तो ऐसे में क्या हुआ, वैसे इतनी समस्या थी, ऐसे में थोड़े समय के बाद 1939 से 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब दुनिया के हालात पहले से ख़राब हैं, और ऐसे में एक और वर्ल्ड वॉर हो जाता है, विश्व युद्ध हो जाता है, इससे और ज़्यादा तबाही मच जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था जो थी, जो बहुत बुरी चल रही थी, वो और ज़्यादा बुरी होने लग जाती है। तो ऐसे में USA क्या करता है, USA एक फ़ैसला करता है कि वो अपने आयात का जो टैक्स है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो टैरिफ वगैरह होते हैं उसको बढ़ा दिए जाएंगे। फिर ऐसे जब USA ऐसा फैसला लेता है, तो जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वो भी यही फैसला लेती हैं कि वो भी अपने टैक्स वगैरह को काफ़ी बढ़ा देंगे। अब जब सभी देश अपने टैक्स को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में जो व्यापार होता है उस पर जो चार्ज वगैरह लगते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाता है, और जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो बढ़ने लग जाती है, जिससे महंगाई जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जो वहाँ की जनता होती है उसको और ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, पूरी दुनिया हो जाती है परेशान। तो फिर दुनिया को ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ हमें इसका सॉल्यूशन आपस में मिल बैठकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आर्थिक नुकसान वो झेलते रहेंगे। तो ऐसे में USA का एक शहर था ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे क्या होता है 1944 में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, एक ज़रूरत महसूस होती है कि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये जो अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें काफ़ी कमियां हो गई हैं, इसको सुधारना है। इसलिए ब्रेटन वुड में एक 1944 में एक सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, जिसमें कई सारे देश शामिल होते हैं, और ये 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों आए थे सभी देश, आप समझ गए हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो डूब रही थी, तो उनको कोई सॉल्यूशन चाहिए था। इसी को ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है।
अब समझते हैं कि इसमें ये जो अग्रीमेंट हुआ था इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी। तो देखिए, इसमें 44 राष्ट्र जो थे वो इसमें शामिल हुए थे इसमें कॉन्फ्रेंस में। इसमें ये बात चली थी कि मुक्त व्यापार को बढ़ाया जाए, यानी ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, उसमें जो ये टैरिफ लगा दिए जाते हैं, जो चार्ज लगा दिए जाते हैं, जो टैक्स लगा दिए जाते हैं, उसको कम कर दिया जाए या उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, जिससे कि ट्रेड जो है वो आसानी से हो पाए, व्यापार आसानी से हो पाए। यानी मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बात की गई। टैक्स फ्री व्यापार हो, कि जो दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है उसमें बीच में टैक्स कम से कम लगाया जाए या बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाए। ठीक है, जब टैक्स फ्री हो जाएगा या कम हो जाएगा टैक्स, तो ऑटोमेटिक क्या है, महंगाई जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर इसके बाद क्या है कि आयात निर्यात के जो नियम है, जो रूल्स है, उसको थोड़ा सरल बना दिया जाए। ठीक है, आसान बना दिए जाए, जिससे कि व्यापार करना आसान हो जाए। या फिर हम सीधा सीधा कहें कि इन्होंने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया, यानी जो पहले ये संरक्षणवाद की नीति अपना रहे थे, ये देश बच रहे थे ज़्यादा व्यापार से, बाहरी व्यापार पे टैक्स लगा रहे थे, अब उसको बिल्कुल ख़त्म करके ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं या फिर उदारीकरण अपना रहे हैं, यानी अपनी जो व्यापार का सिस्टम उसको लिबरल बनाना चाह रहे हैं, उसको आसान बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ब्रेटन वुड में ही IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना भी होती है। ठीक है, एक और होता है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बाद में फेल रहता है, इसलिए मैं आपको उसको नहीं बता रहा हूँ। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, एक तो ब्रेटन वुड सम्मेलन, फिर इसके बाद गैट और फिर WTO। तो ब्रेटन वुड आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये सम्मेलन करना पड़ा, क्या हालात थे, पूरा आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे गैट की। तो चलिए गैट को समझते हैं। गैट का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। देखिए, ये एक एग्रीमेंट था, एक समझौता था। इसके तहत क्या है, व्यापार को बेहतर बनाने के लिए बातचीत की गई थी। ठीक है, तो देखिए 23 देश जेनेवा में व्यापार रियायत, यानी व्यापार में कुछ रियायत दी जाए, कुछ सब्सिडी दी जाए, कुछ उसको आसान बनाया जाए, इसके लिए व्यापक टैरिफ बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हो गए। इन्होंने बोला कि चलिए अब व्यापार के कुछ ऐसे सरल नियम बनाते हैं जिसकी वजह से व्यापार बढ़े, टैरिफ को कम किया जाए। ठीक है, जिससे बेनिफिट हो। इसी को गैट कहा जाता है। और जो देश इसमें सहमत हो गए थे वो गैट में शामिल हो गए थे, इस समझौते में शामिल हो गए थे। फिर 30 अक्टूबर 1947 को इस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, और 1 जनवरी 1948 को ये जो है गैट ये लागू हो जाता है। इसको ना आप इंग्लिश में याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, क्योंकि हिंदी में आप थोड़ा इसको याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि हिंदी में इसको बोला जाता है प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार। ठीक है, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उसको याद कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 1948 को गैट जो है वो लागू कर दिया। विश्व व्यापार संगठन जो है वो गैट का ही उत्तरवर्ती संगठन है, यानी कि आप ये कह लो कि गैट जो था यही बाद में जाकर WTO बन गया था। ठीक है, यानी कि इसका उत्तराधिकारी है WTO, आप ऐसे कह सकते हो। गैट जो था एक मंच था, एक ऐसा मंच जहाँ पे सभी जो मेंबर कंट्री हैं, जो सदस्य देश हैं, वो समय समय पर इकट्ठे होते थे, विश्व व्यापार की समस्याएं जो होती थी उस पर चर्चा करते थे और उनको सुलझाने का प्रयास करते थे। गैट एक मंच था। ठीक है, ये कोई संस्था नहीं था, यही फ़र्क आपको समझना है। गैट एक मंच है और WTO एक संस्था है। गैट के जो नियम थे वो काफ़ी आसान थे, इसके पास ज़्यादा पावर वगैरह नहीं थी। ये कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट था जो विभिन्न देशों ने मिलकर कर लिया था, लेकिन WTO एक संस्था थी, इसके पास एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, इसके पास पूरा एक सिस्टम था, इसके पास कुछ रूल्स थे। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। ठीक है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन जो है एक सुव्यवस्थित, देखिए जैसे कि गैट जो था एक मंच था, यहाँ पे आपस में इकट्ठे होते थे, अपनी बातचीत करते थे, ऐसे ही जो WTO था ये एक सुव्यवस्थित, पूरा व्यवस्थित तरीके से एक स्थायी विश्व व्यापार की संस्था थी। ठीक है, एक परमानेंट आप इसको संस्था मान सकते हो, जिसकी एक कानूनी हैसियत होती थी। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ऐसे ही WTO भी एक संस्था था, इनके आसपास ही था, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, यानी कि गैट और WTO में डिफरेंस था। गैट को बाद में ख़त्म कर दिया जाता है और WTO के रूप में और मजबूत बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए गैट में क्या था, गैट के जो नियम होते थे वो काफ़ी लिबरल थे, सरल थे। कोई देश अगर गैट में शामिल है तो वो चाहे तो गैट के नियम को मान भी सकता है और चाहे तो नहीं भी मान सकता है। जो चीज़ उसको बेहतर लगती है उसको मान सकता है, जो चीज़ सही नहीं लगती उसको नहीं माने। बिल्कुल लिबरल था गैट। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे बदलाव की ज़रूरत है, तभी इसको ख़त्म किया गया और इसके बदले WTO बनाया गया।
ठीक है, तो चलिए डब्ल्यूटीओ को समझते हैं। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी। विश्व व्यापार संगठन जो है वो वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके गठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन और नियमन के लिए हुआ है। यानी पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्था है डब्ल्यूटीओ जो इसलिए बनाया गया है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो संचालन है वो अच्छे से हो जाए और उसके रूल्स और उसके नियम भी बना दिए जाएं। ठीक है, इसलिए इस पर्पज से बनाया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मूल उद्देश्य जो है वो है पूरी दुनिया में एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, यानी कि एक मल्टी लेवल, आप समझ सकते हो कि ट्रेड सिस्टम को तैयार करना है जिससे कि दुनिया भर के देशों के बीच में आसानी से व्यापार हो सके, उनके बीच में एक अच्छा कंपटीशन का माहौल बन सके। ठीक है, जिससे कि लोगों को क्वालिटी गुड्स जो है वो अवेलेबल हो सके, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का जो वस्तु वगैरह होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें होती हैं वो आराम से मिल सकें। इसका ये उद्देश्य है। अब बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य के बारे में थोड़ा और विस्तार से। तो 4-5 उद्देश्य हैं, आपको याद रखने हैं। विश्व व्यापार के अवरोधकों को कम से कम करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि जो विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को ख़त्म करना और मुक्त व्यापार बढ़ाना। ठीक है, ताकि विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड हो सके। पूरे विश्व के जीवन स्तर में प्रभावी वृद्धि करना, यानी दुनिया भर के जो लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारना। समूचे विश्व में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ठीक है, दुनिया भर में रोजगार के अवसर बढ़ सके। वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रोत्साहन कर देना, यानी उसको प्रमोट करना ताकि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया भर में बनने वाली चीज़ों को बेचा जा सके। सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन देना, यानी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसको भी प्रमोट करना। सतत विकास की जो अवधारणा थी उसको मजबूत करना। तो ये डब्ल्यूटीओ के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि आपको याद रखने हैं। गैट और विश्व व्यापार संगठन, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, गैट क्या था, एक अग्रीमेंट था केवल। डब्ल्यूटीओ जो एक संस्था है, ठीक है, गैट से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर आप डब्ल्यूटीओ को मान सकते हो। ठीक है, आगे समझते हैं। गैट जो है वो नियमों या फिर बहुपक्षीय समझौता का संग्रह था। गैट क्या था, अग्रीमेंट था जिसके पास कोई संस्थानिक आधार नहीं था, यानी कोई ये संस्था नहीं था। जबकि जो विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है, ये एक स्थायी संस्था है और इसके पास अपना सचिवालय है, अपना कार्यालय, अपना ऑफिस है, अपनी पूरी एक ब्यूरोक्रेसी है, काम करने वाले लोग हैं, पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बड़ा है। आगे देखते हैं। गैट का संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न मामलों में नियमन था। क्या होता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे जो वस्तुओं का व्यापार होता था उससे रिलेटेड चीज़ें ही गैट देखता था। जबकि डब्ल्यूटीओ जो है इसमें केवल व्यापार ही नहीं बल्कि जो समझौते होते हैं या जो उसकी कार्यप्रणाली है, जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो नियम बनाए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं, उन सब का राजनीतिक स्तर पर भी उसको लेने का, उस फैसले को लेने का अधिकार जो था वो डब्ल्यूटीओ के पास होता था। ठीक है, हालांकि सदस्य देशों की जो सरकारें थी वो गैट को मानने में स्थायी तौर पर वचनबद्ध नहीं थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गैट में कुछ रूल्स थे। अगर जो मेंबर कंट्री है वो चाहे, उसको लगता है कि भाई ये रूल्स सही है तो उसको मान सकती है, और अगर उसको लगता है कि भाई नहीं, ये रूल्स हमारे देश के हितों के खिलाफ है, तो उसको नहीं मान सकती। यानी लिबरल था बिल्कुल। ठीक है, जबकि डब्ल्यूटीओ जो है उसके उसके जो सदस्य देश हैं और जो डब्ल्यूटीओ जो रूल बना देगा उसको उसके सदस्य देश को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के रूल्स को मानना पड़ता है। यहाँ पे बिना माने भी काम चल जाता था। तो ये डिफरेंस है इनके बीच में। आगे देखो, जहाँ गैट के नियम सिर्फ वस्तु व्यापार पे ही लागू होते थे, डब्ल्यूटीओ के जो नियम है वो व्यापार के अतिरिक्त जो सेवा होती है, यानी कि जो सर्विस होती है, उस पर भी लागू होते हैं, या जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उस पर भी लागू होते हैं। तो गैट की तुलना में हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो विवाद निवारण प्रणाली है वो भी तीव्र है। मान लो पहले कोई विवाद हो जाए तो गैट जो था उसका सोल्यूशन नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम नहीं था। लेकिन डब्ल्यूटीओ में अगर कोई विवाद होता है तो उसको तेज़ी से उसको ठीक कर दिया जाता है, उसको सुधार लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद है आपका एमएनसी, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियों को कहते हैं हम जिनका व्यापार या जो सेवाएं, जो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कराती है वो एक से अधिक देशों में फैली होती है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है एप्पल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाती है। मान लीजिए ये मोबाइल बना रही है, ये टैब बना रही है, कंप्यूटर बना रही है, बहुत सारी चीज़ें बना रही है।
तो आप इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जिस देश की कंपनी है वहाँ पे तो इसका व्यापार होगा ही, इसके अलावा दुनिया भर में इसकी अलग अलग देशों में इसकी ब्रांचेस होगी। अलग अलग देशों में ये क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रही है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को जिनकी वस्तु या जिनकी सेवाएं एक से अधिक देशों में जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं या एमएनसी कहते हैं, ठीक है। ऐसी कंपनियों की जो शाखाएं होती हैं या जो ब्रांचेस होती है वो दुनिया भर में देखी जा सकती हैं। वैश्वीकरण के दौर में जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां ये बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही हैं, बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ऐसी कंपनियों के द्वारा बाजार में क्या होता है, एक कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन का माहौल बना दिया जाता है, ठीक है। एमएनसी जो होती है ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और बहुत पैसे होते हैं इनके पास, यानी इनके पास बहुत अधिक पूंजी होती है, इनके पास अच्छा श्रम होता है, इनके पास एक एक्सपर्ट लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है जो बड़े बड़े फैसले लेती है और अपने व्यापार को बढ़ाती है। ऐसी जो कंपनियां होती हैं वो जिन देशों में निवेश करती हैं वहाँ पे विकास की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कोई एमएनसी कंपनी है, वो किसी देश में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पे वो हज़ारों लोगों को रोज़गार भी तो देगी, ठीक है। वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो और सरकार जो होती है उसको टैक्स भी मिल जाता है, तो इससे बेनिफिट भी होता है, ठीक है, उस देश का। और जो एमएनसी जिस देश की कंपनी है उसको भी लाभ होता है क्योंकि उसको एक बड़ा बाजार मिल जाता है। वर्तमान में भारत सहित विभिन्न विकासशील देश जो है, इनके आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इनका काफ़ी ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एमएनसी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है किसी देश में। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराती हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है, और जितना मैंने आपको बताया है इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपकी बुक में एक्स्ट्रा दे रखा है तो वो पेपर में नहीं आता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही आता है जो कि आपको मैंने पढ़ाया इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार समझ में आ जाएगा, और इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।